नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कल मैंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक पर्सनल बात आप लोगों को बताई थी। ये बताया था कि मैंने अपने परिवार के एक सदस्य को, मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनको मैंने खो दिया है। तो आप सारे लोगों ने उस बात पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और मुझे कंसोल करने और मुझे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। उसके लिए मैं बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड केयर शोन टुवर्ड्स मी। थैंक यू वेरी मच। अब आइए आज के कहानी की बात करते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, हर कोई जानता है। लेकिन मथुरा के पास एक और इलाका है जिसे डीग कहते हैं। तो मैंने तो नाम नहीं सुना था ऑनेस्टली सही। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि ये डीग है कहाँ पर। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, इधर उधर ढूंढा, तो पता चला कि मथुरा के पास डीग नाम की एक जगह है, बल्कि अब तो शायद वो ज़िला भी है। तो इसी डीग ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है बरौली चौथ। इस बरौली चौथ गांव में रहने वाला 14 साल का एक लड़का जिसका नाम है यश, यश सिंह। 14 साल छोटी उम्र होती है, बच्चा ही कहूँगा मैं इसे। ये अपने पिता को पिछले शनिवार की दोपहर को फ़ोन करता है और दोपहर को फ़ोन करके ये कहता है कि पापा, मैं गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा के लिए निकल रहा हूँ। उसके पिता, जिनका नाम दीवान सिंह है, वो कहते हैं ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और वक्त पे चले आना। दीवान सिंह बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, ड्राइवर हैं। तो फिर अपने पिता से बात करने के बाद वो बच्चा 14 साल का यश अपने घर से निकल जाता है। रात को जब दीवान घर लौट कर आते हैं तो ये देखते हैं कि बेटा यश अभी तक लौटा नहीं है। जब उसकी माँ को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि माँ भी घर में नहीं है, वो अपने पीहर गई हुई है। माँ का नाम है रमा देवी। तो उसका पिता घर में अकेला ही रहता है और ये सोचता है कि शायद गोवर्धन परिक्रमा में देर हो रही है, इसलिए वो लौट कर नहीं आया। बहुत मुमकिन है कल तक वो आ जाए। वो सुबह तक इंतज़ार करने का फ़ैसला करते हैं, सो जाते हैं। मुझे हालांकि इस बात पर बड़ी हैरानी है कि कोई पिता जिसका 14 साल का बच्चा घर से बाहर हो और वो अकेले ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जा रहा हूँ ऐसा बोलकर निकलता हो और वो लौट कर नहीं आए और वो पिता अपने घर में सोता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर ऐसा है, अगर ये कहानी सही है तो उसके पिता को बहुत बेचैन होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, दीवान सिंह जो ड्राइवर हैं वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद जो दिनचर्या होती है उसकी शुरुआत करने के लिए जब वो टैंक खोलने की कोशिश करते हैं, मतलब नल खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये रियलाइज़ करते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो वो फिर अपने घर की छत पर जाते हैं और पानी का टैंक जो है वो खोल कर देखते हैं कि पानी है भी या नहीं भी। लेकिन जैसे ही वो पानी का टैंक खोलते हैं, अंदर जो मंज़र दिखाई देता है उससे उनकी हालत जो है बिल्कुल बेहोश हो जाने वाली होती है। उनके कदम ठिठक जाते हैं, वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अंदर किसी की लाश पड़ी है। हिम्मत जुटाकर वो गौर से देखते हैं, लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के अपने बेटे 14 साल के लड़के यश की है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो यश ये बताकर जाता है कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहा हूँ, उसकी लाश जो है घर में पानी के टैंक से कैसे बरामद हो सकती है? और वो भी ऐसा पानी का टैंक जो बाहर से जिसमें ताला लगा हुआ हो, लॉक्ड हो। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। खैर, दीवान सिंह जो है वो फ़ौरन आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में बताते हैं। लोग दौड़े चले आते हैं और किसी तरह से पड़ोसियों की मदद से वो अपने बच्चे की लाश को टैंक से बाहर निकालते हैं। खबर पुलिस को दी जाती है, चूँकि संदिग्ध मौत का मामला है, एक्सीडेंट भी हो सकता है और सुसाइड भी हो सकता है, लेकिन छोटा बच्चा है उस एंगल पर तो नहीं जा रहे हैं, और मर्डर भी हो सकता है, ये तो होता ही है। तो पुलिस इन सारे एंगल पर जांच कर रही है। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा पानी के टैंक के अंदर है और बाहर से किसी ने ताला लगाया है तो ये तो सीधा सीधा मर्डर का मामला है, एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे एक काउंटर लॉजिक है। वो ये है कि मान लीजिए बच्चा एक्सीडेंटली डूब गया, घर में किसी को पता नहीं चला, बाद में घर वालों ने नोटिस किया कि अरे टैंक का ताला खुला हुआ, उन्होंने ताला लगा दिया, ऐसा हो सकता है। तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और कोई मिसहैपनिंग या सैबोटेज जिसे कहते हैं, मर्डर वाली बात, वो भी हो सकता है। तो खैर, पुलिस उस बॉडी को रिकवर करती है और रिकवर करने के बाद उसे
पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इसी के साथ पुलिस इस मामले की जांच करने लगती है और पुलिस ये मानकर चलती है कि ये मामला जो है कम से कम एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का है, और मर्डर में भी शायद घर का ही कोई इन्वॉल्व है, क्योंकि घर के अंदर पानी के टैंक में अगर बच्चे की लाश मिलती है तो बाहर से कोई आदमी आकर इस घटना को अंजाम देकर चला जाए, इस तरह की संभावना नहीं के बराबर है, बहुत कम है, और वो भी एक ऐसे रिहायशी इलाके में जहां आसपास बहुत क्लोज विसिनिटी में बहुत सारे मकान बने हुए हैं। तो पुलिस इस मामले को मर्डर का केस मानकर ही चलती है और इसी एंगल से पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला करती है। इसी बीच उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बात कंफर्म कर देती है कि बच्चे की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत उसे पानी में डुबोए जाने की वजह से हुई है। असल में जब किसी आदमी के साथ कोई ज्यादती होती है मृत्यु पूर्व, तो उसके निशान जो है उस डेड बॉडी पर छूट जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी आदमी की सांस रोककर उसकी हत्या की जाए तो उसके बॉडी पे उसके निशान मिलते हैं। अगर किसी के हाथ जो है अगर ज़ोर से पकड़ लिए जाएं और उसके बाद उसके साथ कोई अत्याचार हो तो हाथों को पकड़े जाने का जो निशान होता है वो स्किन के अंदर जब डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉट या इस तरह के मार्क्स नज़र आते हैं, जिससे पता चलता है कि इस इंसान के साथ कोई ज्यादती हुई है। तो इस बच्चे का जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये क्लियर हुआ कि बच्चा जो है खुद से डूबा नहीं था, बल्कि उसे उस टैंक में डुबो कर मारा गया, यानी ये मामला कत्ल का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस को पहले से ही ये शक था कि इस मामले में परिवार के नज़दीकी लोगों का हाथ हो सकता है। पुलिस अब यश के मम्मी पापा के बारे में और उनके पूरे परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है। पता चलता है कि यश के पापा ने ये दूसरी शादी की है। उनकी जो पहली बीवी है उसका निधन हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, यानी यश की माँ इस दुनिया में नहीं है। 2016 में यश की माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद यश के पापा दीवान सिंह जो है वो कई सालों तक अकेले रहे, लेकिन फिर बाद में रमा नाम की एक महिला से दीवान सिंह की मुलाकात हुई और दीवान सिंह को ये पता चला कि रमा का अपने पति से तलाक हो चुका है और वो भी अकेली है। यश को लगा, माफ़ कीजिएगा, दीवान सिंह को लगा कि वो रमा देवी से शादी कर सकता है। उसने रमा से शादी का प्रस्ताव भी दिया और जब शादी का प्रस्ताव दिया तो रमा ने शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन 2 शर्तें रखी। बड़ी अजीब सी शर्त है, आप भी सुनिए, आपको भी हैरानी होगी। एक तो उसने शर्त ये रखी कि मैं अपने साथ मोबाइल फ़ोन रखूँगी। अब आप पूछेंगे ये कौन सी शर्त है, आज की तारीख में तो हर आदमी के पास ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या परिवारों की स्थिति ऐसी होती है जिसमें हर कोई हर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, और ख़ासकर स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, या कई बार करता भी है तो परिवार में चूँकि जेंडर बायस वाली चीज़ें भी होती हैं तो लड़कियों को, महिलाओं को इतना इजीली फ़ोन ऑपरेट करने नहीं दिया जाता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर, यहाँ रमा देवी ने अपने होने वाले पति दीवान सिंह से कहा कि वो अपने पास मोबाइल फ़ोन रखेगी और वो ऐतराज़ नहीं करेंगे। दीवान सिंह चूँकि रमा से शादी करना चाहते थे, मुझे लगता है शायद प्यार ही करता होगा, तो हामी भर ली और कहा कि हाँ हाँ मोबाइल फ़ोन रखना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो शर्त थी वो ये कि मेरी जो बेटी है, रमा की पहले भी शादी हो चुकी थी, तलाक हो चुका है, मैंने आपको कहा, उस शादी से रमा को एक बेटी है। तो रमा ने ये कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, घर बसाऊँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी से बीच बीच में मिलने जाया करूँगी और आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो दीवान सिंह ने इसके लिए भी हामी भर दी, क्योंकि ये भी सच उसकी ज़िंदगी का दीवान सिंह को पता था। तो इन दोनों शर्तों के बाद रमा और दीवान की शादी हो गई थी और उनका जो बेटा है दीवान सिंह का, यश, पहली पत्नी से, वो भी दीवान सिंह के साथ अपने पापा के साथ रहा करता था, लेकिन घर में अब सौतेली माँ आ गई थी। और जो किस्से कहानियों में होता है, इस मामले में भी वैसा ही था। सौतेली माँ रमा से यश के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, उस छोटे बच्चे के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। रमा देवी जो है उसे बिल्कुल उससे सौतेला व्यवहार ही करती थी और इसके बारे में परिवार के दूसरे लोगों को भी जानकारी थी, जो भी नाते रिश्तेदार हैं। यही वजह है कि जब यश की मौत हुई और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, पुलिस ये पता लगा रही थी कि क्या घर का कोई आदमी इसमें शामिल है या नहीं है, तब तक यश के जो मामा हैं, वो भी पास के ही एक गाँव में रहते हैं, वो पुलिस के पास पहुँचते हैं और संतोष
सिंह नाम के उस शख्स ने, यश के मामा ने, बाकायदा थाने में ये रिटन कंप्लेंट दिया, ये एफआईआर दर्ज कराई कि यश की मौत में उसकी सौतेली माँ और उसके पिता का हाथ है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनसे सख्ती से पूछताछ कर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि पुलिस तो ये केस जो है मर्डर का मानकर चली रही थी, परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार भी इसको मर्डर बता रहे थे और मर्डर के कल्प्रिट कौन हो सकते हैं उसके भी नाम घर वाले पुलिस को बता रहे थे। तो पुलिस के पास अब यश के पिता दीवान सिंह और यश की माँ रमा सिंह या रमा देवी जो भी कहें, उस पर शक करने की बहुत पुख्ता वजह थी। इस बीच जब पुलिस को इस तरह के हिंट मिलने लगे कि इस घटना में दोनों पति पत्नी का हाथ हो सकता है, तो पुलिस ने सबसे पहले रमा देवी से ही पूछताछ करने का फैसला किया। उन्होंने रमा को बुलाया और यश के बारे में पूछना शुरू किया। शुरू में रमा ने अपनी तरफ से बहुत सारी इधर उधर की कहानियाँ सुनाई, लेकिन आखिरकार पुलिस के सवालों के सामने उसको घुटने टेकने पड़े। वो फंस गई और उसने ये मान लिया कि उसी ने 14 साल के सौतेले बेटे यश की हत्या की है। और हत्या के पीछे उसने जो कहानी सुनाई वो बड़ी अजीब थी। पहले तो मोटिव के बारे में बताता हूँ कि हत्या क्यों की है। सौतेला बेटा था, नापसंद तो करती थी, चलिए ये बात अपनी जगह है, लेकिन यश जो है अक्सर अपने पिता से ये शिकायत किया करता था कि उसकी माँ रमा देवी जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में लगी रहती हैं और वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और घर के कामकाज में भी उनकी माँ इतना ध्यान नहीं देती जितना देना चाहिए। हालांकि एक छोटे बेटे के तौर पर इस तरह की बात कहना उसके पिता को, ये जो है बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है 14 साल के बेटे के तौर पर। लेकिन हो सकता है कि वो बेटा अपनी शिकायतों को लेकर तो रमा देवी के बारे में अपने पिता से कह ही सकता है। वो कह सकता है कि माँ ने आज खाना नहीं दिया, रोटी नहीं दी, तो इस तरह की बातें कहता होगा। तो खैर, जब शिकायत होती थी तो दीवान सिंह रमा देवी पर नाराज़ भी होते थे और दोनों में झगड़ा होता था। इस झगड़े का परिणाम ये होता था कि फाइनली यश की पिटाई होती थी। यश को कभी उसके माँ से भी पिटाई मिलती थी और कभी उसके पिता दीवान सिंह से भी पिटाई मिलती थी। तो धीरे धीरे रिश्ते ख़राब होते गए और यश का और उसकी सौतेली माँ रमा देवी का रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि अक्सर घर में लड़ाइयाँ होती रहती थी और यश को लेकर पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई होती रहती थी। तो ये कत्ल का मोटिव था और रमा देवी अक्सर अपने पति से ये कहा करती थी कि वो यश को मार डालेगी, इस तरह से चल नहीं पाएगा जिस तरह से घर अभी चल रहा है। तो ऊब कर एक दिन दीवान सिंह ने अपनी पत्नी रमा से ये कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मारना है तो मार डालो, जो करना है करो, और उसके बाद जो कुछ होगा वो मैं संभाल लूँगा। कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दीवान सिंह ने भी अपने बेटे की हत्या के लिए अपनी दूसरी बीवी को इशारा कर दिया, संकेत दे दिया। और अब अपने पति से संकेत मिल जाने के बाद रमा का हौसला 7वें आसमान पर था और उसने तय किया कि अब वो 14 साल के अपने सौतेले बेटे की हत्या करके ही दम लेगी। इसी प्लानिंग के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिवार के दिन, पिछले शनिवार के रोज़, रमा ने अपने बेटे से, यश से ये कहा कि वो ऊपर जाए और एक बार चेक करे टैंक, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ से कुछ पानी निकाल कर लाए, एक आध बाल्टी। तो जब वो 14 साल का लड़का ऊपर गया तो उसने देखा कि वाकई टैंक में पानी काफ़ी कम है, वो निकाल नहीं पाया अपनी हाथों से। तो उसने फिर अपनी माँ रमा से ये कहा, सौतेली माँ से, कि मम्मी पानी नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि वो पानी काफ़ी नीचे है। इस पर रमा भी ऊपर पहुँची और ऊपर पहुँचकर उसने यश को झांसे में लिया और कहा कि ठीक है, तुम थोड़ा नीचे उतर कर बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश करो और मैं पैरों से तुम्हें पकड़ कर रखती हूँ, तुम्हारे दोनों पाँव को मैं होल्ड करती हूँ कसकर। यश को उसके सौतेली माँ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में खबर नहीं थी। वो तैयार हो गया और वो मुंह के बल नीचे टैंक के अंदर जाकर अपने हाथ से बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये जो महिला है, इसने पाँव जो है उस बच्चे के दोनों पाँव सख्ती से पकड़ लिए और पकड़कर उसको पानी के टैंक में, जहाँ तक पानी था, उसमें डुबो दिया। अब ये बच्चा जो है छटपटाने लगा, थोड़ा उसने हाथ पांव मारा, पैर भी झटके, लेकिन रमा देवी मानसिक रूप से तैयार थी और वो जो है
यश को ऊपर से ही पकड़ कर रखी और उसका सिर पानी के टैंक में डुबोकर छोड़ दिया। कुछ मिनट की बात होगी, यश ने हाथ पांव चलाया और उसके बाद वो ठंडा पड़ गया, वो रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन रमा देवी इतनी जालिम महिला कि उसने इस बच्चे को तकरीबन 10 मिनट तक उसी हाल में लटका कर रखा। क्या पता कोई तैयारी भी की हो, शायद रस्सी बांधी हो पाँव में, क्या किया हो। तो जितनी जानकारी मुझे है उसके मुताबिक 10 मिनट तक उसने पाँव से इस लड़के को टैंक में पकड़ कर रखा और उसका मुंह पानी के अंदर छोड़ दिया और इस तरह से आखिरकार उसकी मौत हो गई, जान चली गई। इसके बाद रमा देवी ने उस टैंक में ताला लगाया ऊपर और फिर घर से निकलकर अपने पीहर चली गई। दीवान सिंह को वो पहले ही बता चुकी थी कि मैं मारूंगी और शायद मारने के बाद भी बता दिया हो। इसी प्लानिंग के तहत दीवान सिंह रात को घर लौटा और वो निश्चिंत होकर सो गया। सुबह उसने लाश देखने का ड्रामा किया, पड़ोसियों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, लेकिन देर सवेर ये बात साफ हो गई कि ये जो बच्चा है यश, ये कोई गोवर्धन परिक्रमा करने गया नहीं था और न ही उसने इस तरह की कोई बात अपने पिता से कही थी। उसके पिता ने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी पुलिस को और दुनिया वालों को गुमराह करने के लिए, ताकि वो ये बता सके कि उसे तो पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ है, वो तो बाहर गया था, टैंक में कैसे आ गया, कैसे डूब गया, उसे इसकी कोई खबर नहीं है। तो वो जिसे कहते हैं अपने आप को इनोसेंट यानी बेगुनाह दिखाने की पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन उसने जो झूठी कहानी बनाई थी वो कहानी अलग अलग संकेतों की सूरत में सामने आई और जब पुलिस ने उन संकेतों को खंगाला तो सबूत के तौर पर यह पता चल गया कि उसी की बीवी यानी बच्चे की सौतेली माँ ने उस लड़की की हत्या की थी और इस हत्या में खुद दीवान सिंह भी इनडायरेक्टली शामिल था। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पूछताछ में रमा देवी ने किया, जिसने कहा कि मेरे पति ने ये कहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें मारना है तो यश को मार दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक सगे बाप और एक सौतेली माँ ने मिलकर 14 साल के एक बच्चे की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि घर में क्लेश होता था और 14 साल का बच्चा अपनी माँ की शिकायत करता था और उसकी सौतेली माँ अपने बेटे की शिकायत करती थी। तो इस मामूली रूटीन से पारिवारिक मसले को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस दुनिया में ऐसे दरिंदे सिरफिरे लोग हैं जो इस तरह के मसलों को सुलझाने की जगह किसी की जान लेना जो है वो सही समझते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। मुझे लगा आप लोगों से ये कहानी मुझे शेयर करनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम को लेकर, आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमेंट्स जो आपने मेरी प्रीवियस स्टोरी में किए थे, तो मैक्सिमम कमेंट्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने संवेदना प्रकट करते हुए लिखा है, तो मैं उन कमेंट्स को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ लोगों के नाम रैंडमली मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश पी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर द लॉस उन्होंने लिखा है। सुनील बिश्नोई जी का कमेंट है और करमचा ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने कमेंट किया है मणिपुर से और उन्होंने अपनी बात रखी है। एक हमारे दर्शक हैं और उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक और दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया, वेरी सैड सुप्रतिम जी लिखा है। पंका सोआदिन कला ऐसा एक आईडी है। एल के फैशन ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरिस के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी ओम शांति लिखते हुए कमेंट किया है, सहानुभूति जताई है। नीलेश शंकर जी का कमेंट है, स्वागत आपका। झुमूर चक्रवर्ती ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत। कविता राय का कमेंट है और शैलेश पांचाल जी ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि आपकी कज़िन को परमात्मा शांति दे, थैंक यू वेरी मच। आरती मलगांवकर का कमेंट है। विनीत रैना, हमारे कई सारे दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं अपनी आईडी से, लेकिन आईडी से उनका नाम पढ़ना मुमकिन नहीं होता। अशोक पटेल ने भी कमेंट किया है। तो बहुत सारे लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी कभी कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम नीचे ज़रूर मेंशन कर दें। खुशरुद्दीन अंसारी साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमा शंकर राज, प्रदीप भाम्बू जी, समीर खान, जॉली सोनकर, आकाश गंगवार, अब्दुल मोहम्मद, सरला पुरोहित जी ने कमेंट किया है, अशोक पटेल, मरियम मोहम्मद, शंकर कुमार मीना ने कमेंट किया है, विनय नासवाले जी, होमी राय, देखे शॉर्ट्स के नाम से एक आईडी है, शफीकुल हसन साहब ने कमेंट किया है,
प्रणय विजय का कमेंट है। राजकुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने जय हिंद सर लिखा है। आनंद सिंह ने भी कमेंट किया है और अरुण कुशवाहा जी ने अपनी राय रखी है। शमीम अहमद, प्रमोद चौधरी, सुरेश चंद्र जी और इसके अलावा दीपक हीरा जी, इन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन बेसिकली पंजाब के हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। मैं सारे लोगों का एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।